विंड एनर्जी। अच्छा, हमने ज्यादा से ज्यादा फोकस उन चीजों पे करना है जो पाकिस्तान रिलेटेड हो, जो पाकिस्तान में एप्लीकेबल हो। ठीक है, तो ये तो दो ऐसी चीजें जो पाकिस्तान में जिन पे काम भी हो रहा है और इनकी एप्लीकेबिलिटी भी बहुत है, बहुत पोटेंशियल है इनका पाकिस्तान में। विंड एनर्जी पे आ जाते हैं कि बेसिकली ये वो प्रोसेस है जो विंड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि विंड का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, ये इसका प्रोसेस क्या होता है, इसको स्लोली ग्रेजुअली हम थोड़ा देख लें कि साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज में, कि जो विंड की बेसिकली टरबाइन्स होती हैं उनमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी जो हवा में होती है, बेसिकली हवा में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। विंड टरबाइन्स उन काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करती है इनटू मैकेनिकल पावर, और मैकेनिकल पावर फिर आगे उधर एक मोटर लगी होती है, उस मैकेनिकल पावर को कन्वर्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिक पावर में। ठीक है, तो इट इज अ बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है जी। तो सेकेंडली, और आगे जाके इसको हम देखते हैं, तो ये कन्वर्जन जो है ये बेसिकली एक रोटेशन होती है, प्रोपेलर लाइक ब्लेड्स लगे होते हैं। जैसे ये आप देख लेना, ये एक ब्लेड्स होते हैं, ठीक है, ये प्रोपेलर लाइक ब्लेड्स होते हैं, और ये एक रोटर के अराउंड लगे होते हैं। तो जब आपकी मैकेनिकल पावर है वो जब आपकी काइनेटिक मैकेनिक में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो इस प्रोपेलर लाइक ब्लेड्स जो होते हैं अराउंड मोटर, इनको स्टार्ट करने में मदद करती है। जब ये स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना शुरू हो जाती है। तो ये तो हल्का सा इसका प्रोसेस था। बिफोर इंस्टॉलेशन कभी भी जब आप लगाएं या जो भी लगाते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स लगते हैं जो, तो वो तीन चीजें मद्देनजर रखते हैं। तीन चीजें कौन सी होती हैं? अब हर एरिया में ये एप्लीकेबल नहीं है विंड एनर्जी। ठीक, इसकी विंड स्पीड देखी जाती है, एयर डेंसिटी देखी जाती है, और स्वेप्ट एरिया देखा जाता है। तो ये तीन चीजें नेसेसरी होती हैं जब भी आप कभी इंस्टॉल करते हो तो इस चीज को। अब ये नहीं है कि मैं स्वेप्ट एरिया इस तरह से होता है कि जगह खाली भी हो आगे पीछे ना, इस तरह ना हो बिल्डिंग्स के बीच में हमने लगा दिया कहीं के पंखा चल पड़े, तो इस तरह नहीं होगा, वो फिर आपका फेलियर होगा। तो ये चीजें आप मेंशन करिएगा कि इट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन विंड स्पीड, एयर डेंसिटी एंड स्वेप्ट एरिया। ठीक है। अच्छा जी, द अमाउंट ऑफ पावर दैट कैन बी हार्नेस्ड फ्रॉम विंड डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ टर्बाइन एंड द लेंथ ऑफ इट्स ब्लेड्स। जितनी लेंथ बड़ी होगी, जितनी साइज टरबाइन बड़ी होगी, तो उतना ही फिर क्या होगा, इससे ज्यादा से ज्यादा हम एनर्जी गॉज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हार्नेस कर सकते हैं इससे। पाकिस्तान में आप देख लें, सीपे के अंडर आ रहा था अपना हमारा 100 मेगावाट का यूईपी विंड फार्म है, जो कि इंस्टॉल्ड है जम्पीर थट्टा में। जम्पीर भी बोलते हैं, जम्पीर भी काफी लोग बोलते हैं, हम तो जम्पीर बोलते हैं। जम्पीर थट्टा में 100 मेगावाट का यूईपी विंड फार्म, ये आपके एमसीक्यूज एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-4 दफा आ भी चुका है, एसपीएससी में भी आ गया, एफपीएससी की टेस्ट में भी आया है, और इसकी जो कैपेसिटी है इंस्टॉलेशन 100 मेगावाट की। और कौन से प्रोजेक्ट के अंडर आ रहा है? सीपेक प्रोजेक्ट के अंडर आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, चाइना जो है इसमें मेन लीडर है विंड एनर्जी में। तकरीबन 221 गीगावाट प्रोड्यूस करता है इससे, कि जो उसकी प्रोड्यूस लाजमी नहीं है, जो उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 221 गीगावाट। तो हम तो अभी भी, यानी कि हमारी जो नीड है वो मेगावाट्स में है, और दे आर प्रोड्यूसिंग गीगावाट्स। तो ये आप देख लें, मेगा के बाद आता है गीगा, यानी कि 1000 मेगा होगा तो आपका एक गीगा बनता है। तो आप फिर आगे जज कर सकते हैं इसको। हम तो 221 गीगावाट है, और तो सेकंड नंबर पे वो यूएस है। तो ये लीड कर रहे हैं इसमें, ग्रीन एनर्जी में। अच्छा जी, ये हल्की सी तस्वीर है जो इसके प्रोसेस को थोड़ा सा बता सकती है। आप भी इसको फॉर्मेट में कर सकते हैं सिंपल। आप लाजमी नहीं है कि आप हर चीज़ उधर इनकलकेट करें पेपर में। ये आप 2-3 बॉक्सेस बना के, एक रोटर टरबाइन बना के, ये आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो आपको एक अच्छे नंबर मिल जाएंगे इसको। ठीक है, तो आप इसको देख लें। विंड पावर आ रही है, विंड पावर से क्या हो रहा है, टरबाइन इंस्टॉल हो रहा है, और ये गेयर बॉक्स जनरेटर स्टार्ट हो रहा है, एंड इट इज कन्वर्टिंग द मैकेनिकल पावर इनटू इलेक्ट्रिकल पावर। पहले क्या है विंड पावर में, दोबारा से समझा देता हूँ। विंड पावर में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है,
काइनेटिक एनर्जी, जब ये हवा इसको लग रही है तो ये रोटर जो है इट इज कन्वर्टिंग काइनेटिक एनर्जी इनटू अ मैकेनिकल पावर। देन ये जो जनरेटर है, ये जनरेटर मैकेनिकल पावर को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल पावर में, एंड देन इट इज गोइंग टू योर ग्रिड स्टेशन। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेज सबसे बेसिकली पहला जो सारे रिन्यूएबल्स का है वो है क्लीन एनर्जी, एंड इट नीड अ लेस स्पेस फॉर द इंस्टॉलेशन। ये आप फसलों में या ऐसे एरियाज पे आप लगा सकते हो उसमें इसकी यानी कि एरिया स्वेप्ट हो, उसके आगे इतनी बिल्डिंग्स वगैरह ना हो, मगर इसको पर्सनली इंस्टॉल करने में स्पेस कम चाहिए होता है। इसका सबसे बहुत इम्पोर्टेंट फायदा जो है रूरल एरियाज में ये अमूमन लगता है, तो आपके जो रिमोट एरियाज है उनको आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हो इजीली। वैसे तो हमारा ये होता है ना कि शहरों से काफ़ी दूर है गांव वगैरह, तो उधर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में मुश्किलात हो रही हैं। मगर जब आपकी विंड एनर्जी का काम करेगी तो वो आपके होती मोस्टली रिमोट एरियाज में ही है, तो उधर आप इजी एक्सेस दे सकते हैं उन रिमोट एरियाज के लोगों को। ठीक है, और इसकी जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत हाई होती है, मगर इसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत लो है। तकरीबन जितने भी रिन्यूएबल्स हैं ना उनका मसला जो है वो ये कि उनकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। बाकी जो उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट हो गई या रनिंग कॉस्ट हो गई वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, या नियर टू लो लो है। तो डिसएडवांटेजेस सबका यही है कि इनकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। सेकेंड, अनरिलायबिलिटी है। आजकल जैसे जैसे क्लाइमेट हमारा चेंज हो रहा है तो वैसे ही अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो कभी बारिशें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, कभी बहुत कम हो जाती हैं, कभी होती नहीं है। इसी तरह से हवा जो है उसका भी कभी कभार ये होता है कि पहले तो एक प्रिडिक्शन होती थी कि जी फलां सीज़न है और इस सीज़न में बर्फबारी होती है, इस सीज़न में बारिश होती है, ये हवा का सीज़न है, ये गर्मी। आजकल करंटली पिछले 5-6 सालों से ये नॉर्मल हो गया है कि जी अब अनसर्टेनिटी नॉर्मल हो गई है। मरी में देख लें आप, अभी इस साल जो बर्फबारी हुई है वो पहले इतनी अनकरीब नहीं हुई, यानी कि नियर पास्ट में इतनी नहीं हुई बर्फबारी। कराची में आप बारिशें देख लें एक आधा साल पहले, तो वो बहुत ज़्यादा हुई हैं जो कि एक प्रेसिडेंट नहीं था। तो इसी तरह हवा भी जो है इसका भी एक प्रेसिडेंट नहीं है। आजकल कभी बहुत ज़्यादा चल पड़ती हैं, कभी बिल्कुल ही नहीं होती, तो अनरिलायबिलिटी जो कि इसका डिसएडवांटेज है। कभी अगर हवा ना हो तो ये आपके फजूल पड़े रहेंगे, आपकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है वो आपकी ज़ाया हो जाएगी। तो ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से इनमें इन्वेस्टमेंट कम आ रही है। ठीक है, और ये पर्टिकुलर एरियाज तक लिमिटेड है। अब जैसे हमने भी जमपीर में है तो उधर एक साइंटिफिक स्टडीज के तहत, यानी कि उनमें विंड स्पीड भी ज़्यादा है, एयर डेंसिटी भी उधर ज़्यादा और स्वेप्ट एरिया भी है, इसी वजह से। ठीक है, और सेकंड इसका थर्ड डिसएडवांटेज ये है कि ये जो उसके करीब करीब तर घर होंगे उनके लिए नॉइज पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा। आवाज़ करते हैं, मोटर वगैरह लगे होते हैं उसमें, तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ होती है। अच्छा जी, आ जाते हैं हम हाइड्रो पावर पे आ जाते हैं। दिस इज यूज्ड वाइडली, एंड रिन्यूएबल्स में जो है सबसे ज़्यादा जो शेयर है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का वो हाइड्रो पावर है। और तकरीबन दुनिया में जिन जिन के पास यानी कि पानी की सहूलत है, फ्लोइंग वाटर है, वो इस चीज़ से बिजली बनाते हैं। पाकिस्तान भी बनाता है। एनर्जी ड्राइव्ड फ्रॉम फ्लोइंग वाटर इन नॉर्वे। नॉर्वे ऐसा कंट्री है जहाँ पे 99% जो है इलेक्ट्रिसिटी वो हाइड्रो पावर से आती है। इसके बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, डिफरेंट नेम्स है। इम्पाउंडमेंट फैसिलिटीज, सेकंड वन इज अ पम्प्ड स्टोरेज फैसिलिटीज, एंड थर्ड इज अ रन ऑफ रिवर फैसिलिटीज। इम्पाउंडमेंट फैसिलिटीज में क्या होता है, ये होते हैं इसमें बेसिकली आप डैम्स बनाते हो एंड रिजर्वायर्स। डैम्स के 2 पर्पज होते हैं, एक तो आपकी वाटर स्टोरेज होती है जो आपका एक्सेस में कभी बारिशों का पानी हो गया या कभी आपके ग्लेशियर्स जब मेल्ट होते हैं तो पानी आपका एक्सेस हो जाता है जो कि बाद में ज़ाया हो। तो आजकल वाटर इनसिक्योरिटी की वजह से हमारी कोशिश होती है कि उस पानी को सेफ किया जाए। थर्ड उसका यूसेज ये होता है कि जी अगर
ग्लेशियर मेल्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और बहुत स्पीडी हो रहे हैं तो वो फ्लड्स काज कर सकते हैं। तो उन फ्लड्स को रोकने के लिए हमारी कोशिश होती है कि वो रिजर्वायर्स बनाए जाएं और डैम्स में पानी स्टोर किया जाए। एक तो ये हो गया इनका काम, यानी कि स्टोरेज ऑफ वाटर। सेकंड ये होता है कि डैम्स में हम टरबाइंस लगा लेते हैं। उन टरबाइन से क्या होता है कि आर्टिफिशियल हम पानी को फ्लो कराते हैं। जब पानी नीचे आता है, पानी फ्लो हो रहा है डैम्स में, तो उससे जो टरबाइंस होते हैं वो मूव ऑन होती हैं, और मूव ऑन होती हैं तो वो अपनी मूविंग की वजह से फिर आगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जनरेट करती हैं। इसी तरह पम्प्ड स्टोरेज फैसिलिटी क्या है? पम्प्ड स्टोरेज फैसिलिटी बेसिकली उसमें सेकंड रिजर्वायर होता है डैम के नीचे। अब आप ये, एक तो हो गया कि ग्लेशियर जब मेल्ट होंगे तो वो जब नीचे आएगा, पानी एक दफा आएगा सो आएगा, वो आएगा तो बिजली बनेगी। फिर अब कभी कभार ये होता है कि हमें एक्स्ट्रा बिजली चाहिए होती है तो हम एक नीचे और रिजर्वायर बना लेते हैं। अब उससे हम क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं पानी को। रिवर डैम के अंदर ही जब पानी होता है तो उसको हम दोबारा से और नीचे ले आते हैं पानी को। और फिर जब और उसकी मूवमेंट होती है तो फिर क्या होता है उससे, यानी कि टरबाइन्स आपके मूव ऑन होते हैं। जब फिर से टरबाइन्स मूव ऑन होते हैं तो वो एक स्टोरेज हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की स्टोरेज हो जाती है, जो कि काफ़ी कंट्रीज करते हैं जिनको एक्सेस नीड होती है कभी कभार बिजली की, तो वो बिजली स्टोर भी हो जाती है उधर। ठीक है। और थर्ड जो है वो बिल्कुल ही कॉमन है, रन ऑफ रिवर फैसिलिटीज। जो रिवर से पानी वैसे ही बह रहा है, जो ऊपर से नीचे आ रहा है, उधर आप टरबाइन्स इंस्टॉल कर दो, और जो जो पानी गुजरता जाएगा तो आपकी बिजली प्रोड्यूस होती जाएगी। अच्छा, रन ऑफ रिवर फैसिलिटीज क्या होती हैं? ये मोर इको फ्रेंडली होती हैं। अच्छा, डैम्स में मसला क्या होता है कि पानी जब फ्लो करता है ना आपका, तो वो बार बार जब फ्लो करता है या उधर पड़ा रहता है तो एक प्रोसेस है जिसको हम एवापोरेशन प्रोसेस कहते हैं। एवापोरेशन इज बेसिकली ए टाइप ऑफ गैस जो कि फिर आगे जाके ऊपर आपकी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाती है, वैसे ही एवापोरेशन एवापोरेशन जो होते हैं उससे आपकी गैसेस जमा हो जाती हैं, और फिर ये भी कंट्रीब्यूट करती हैं ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट में। समझ गए आप? यानी कि इनका इतना तो इम्पेक्ट नहीं होता ग्लोबल वार्मिंग पे, बट कुछ ना कुछ इनका इम्पेक्ट होता है। तो ये जो एवापोरेशन है ये भी आपकी फिर उधर स्टोर हो जाती हैं, और इनके फिर डबल ट्रिपल इम्पैक्ट्स हो जाते हैं। उस एरिया में आपकी बारिश ज़्यादा हो जाती है, क्लाउड्स मेकअप हो जाएंगे, और अनप्रेसिडेंट बारिश हो सकती है। तो ये थोड़े इकोनॉमिकल इन्वायरमेंटली इतने फ्रेंडली नहीं है। अगर वो तो नेचुरल है, रिवर वाला पानी जो वो नेचुरली नीचे आ रहा है और उसने एक तरीके से फ्लो करना है अपने रास्ते से, तो उधर अगर आप लगा देते हैं टरबाइन्स तो वो आपके लिए बहुत फिजिबल रहता है। अच्छा जी, तो ये एक और आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि सबसे जो बड़ा पावर प्लांट है वो थ्री गॉग्स में लगा हुआ है, एंड इट इज यी चिंग, चाइना में है। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, आपका चाइना लीड कर रहा है हाइड्रो पावर में भी, विद द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 22.5 गीगावाट। और ये दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन है। सेकंड जो है इसमें लीडर जो है, सेकंड लीडर वो है आपका ब्राजील है, फिर यूएसए आता है, फिर कनाडा आता है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं ग्लोबल एनर्जी मिक्स को, हम थोड़ा देख लेते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि जी हाइड ये जो सारे रिन्यूएबल्स हमने देखे, हाइड्रो, विंड, सोलर एंड बाकी जो भी हैं, उनमें से सबसे ज्यादा शेयर जो है वो हाइड्रो पावर का है। 50% कंट्रीब्यूट कैन कौन है? हाइड्रो पावर है। बाकी जो है आपका अदर जो सोर्सेज हैं जैसे जियो थर्मल हो गया, बायोगैस हो गए, और ऐसे और भी हैं, वो आपके कंट्रीब्यूट करते हैं। 6% सोलर एनर्जी आपका कंट्रीब्यूट करता है, 20%, एंड विंड आपका कर रहा है अपना 24%। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हम टोटल देखें रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल को, तो उसमें जो है टोटल हमारा हाइड्रो पावर का शेयर जो है ओवरऑल एनर्जी मिक्स जो है, ग्लोबल एनर्जी मिक्स जो है, उसमें हमारा हाइड्रो पावर का 2% है। सबसे ज्यादा जो है तेल पे हमारी बिजली चलती है वो ऑयल है, एंड सेकंड मोस्ट कंट्रीब्यूटेंट इज कोल। कोल से भी हमारी सबसे ज्यादा बनती है। तो ये कुछ चार्ट्स हैं जो आपको समझने में
आसानी होगी। मगर ये मैं आपको बता दूं कि दिन ब दिन क्या है, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं, सोर्सेज तो हैं, उनका शेयर जो है वो बढ़ता जा रहा है हमारे एनर्जी मिक्स में। और आहिस्ता आहिस्ता कोल का तो बिल्कुल ही कम होता जा रहा है। हालांकि सबसे पहले क्या होता था कि कोल का बहुत ज्यादा होता था। ठीक है जी। बेटा चार्ट ये है कि ये ऊपर वाला चार्ट जो ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का है कि किसका कितना शेयर है, विंड का कितना शेयर है ग्लोबल एनर्जी मिक्स में, यानी कि आज दुनिया में जितनी भी एनर्जी यूज हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, उसमें किस टाइप का कितना शेयर है। यानी कि जो हाइड्रो पावर से बन रही है, सोलर से बन रही है, वो कितना कंट्रीब्यूट कर रही है एनर्जी मिक्स में। सबसे ये जो ऊपर वाला चार्ट है, ये चार्ट डिफाइन करता है रीन्यूएबल सोर्सेज को, कि रीन्यूएबल सोर्सेज में किस टाइप का कितना शेयर है। तो हाइड्रो पावर जो वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, सेकंड नंबर पे सोलर आपका कंट्रीब्यूट कर, सॉरी विंड करता है, देन सोलर, एंड देन अदर। अदर में ये है कि आपके डिफरेंट और आ जाते हैं, बायोगैस, जियोथर्मल एक्सेट्रा। नीचे वाला ग्राफ जो ये ओवरऑल एनर्जी मिक्स है, यानी कि ओवरऑल जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की कंजम्पशन या प्रोडक्शन हो रही है, उसमें किसका कितना शेयर है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। ये बाकी जो है फॉसिल फ्यूल्स हैं, नेचुरल गैस फॉसिल फ्यूल है, ऑयल, न्यूक्लियर, कोल, और ये जो है कंबस्टिबल रिन्यूएबल एंड वेस्ट या हाइड्रो, ये आपके रिन्यूएबल है। तो इनमें से आप देख सकते हैं इनका शेयर। ठीक है जी, इसमें समझाने वाली तो ऐसा कोई बात है नहीं। अच्छा जी, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे आ जाते हैं। हाइड्रो पावर के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेज, as for everyone, it is a clean energy. It also helps in water storage and electricity in generation in remote areas. आपके ये क्लीन है। डैम आप बनाएंगे, जाहिर सी बात है, मोस्टली आपकी जो डैम्स बनते हैं उनका प्राइमरी पर्पस क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है। देन सेकंड पर्पस वाटर स्टोरेज होता है। तो चलो ये तो हो गया कि इसकी वजह से वाटर स्टोरेज भी होती रहती है। और थर्डली ये होता है कि रिमोट एरियाज में होता है, तकरीबन दूर दराज एरियाज में होता है। तो उधर भी उधर के इलाकों को फायदा पहुंच सकता है, क्योंकि उधर ये उन एरियाज में होता है जहाँ पे आपका कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट वगैरह इतनी नहीं होती। तो उधर ऑब्वियस बात है, तो उधर बिजली के प्लांट्स भी नहीं लग सकते। तो हुकूमतों के पास एक रीज़न होती है उधर बिजली ना पहुंचाने की, कि दीज आर रिमोट एरियाज एंड इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस टू ट्रांसपोर्ट एनर्जी देयर। ग्रिड स्टेशंस बनाना मुश्किल है। तो अगर उधर ये फैसिलिटी आ रही है हाइड्रो पावर की, तो केपी के में जैसे देखें छोटे छोटे प्लांट्स थोड़े बहुत लगे हैं, हुकूमत ने वादा तो किया था ज्यादा लगाने का, मगर नहीं लगा पाई। खैर वो अलग डिस्कशन है। मगर छोटे छोटे उधर रन ऑफ रिवर जो है, वो प्लांट्स उधर लग सकते हैं हाइड्रो पावर। डिसएडवांटेज, हायर इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, बहुत ज़्यादा इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट है बड़े पैमाने पे। और सेकंड इसका ये होता है कि जब भी आप लगाते हो तो उधर आसपास आप रायशी एरियाज को उठा देते हो, क्योंकि उनका होना उधर खतरा होता है। तो एक ह्यूज डिस्प्लेसमेंट होती है। और यही इशू आ रहा था हमारा जो भाषा डैम बन रहा था, उसमें ये आ रहा था कि लोगों को पेमेंट्स देनी थी, आधे से ज्यादा कॉस्ट क्या होती है, लोगों को जमीनों के पैसे देने होते हैं। ये एक बड़ा मसला होता है, उनकी सेटलमेंट का इशू होता है। और थर्डली इसमें भी ये है कि वाटर अवेलेबिलिटी अगर होगी तो ठीक है। आजकल जैसे ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज आ रहे हैं, तो उसमें वाटर अवेलेबिलिटी का भी इशू आ रहा है। यानी काफ़ी तो ये होता है कि ग्लेशियर्स बनते ही नहीं है। जब ग्लेशियर्स बनेंगे ही नहीं, तो वो मेल्ट कैसे होंगे, और मेल्ट नहीं होंगे तो पानी फ्रेश किधर से आएगा। तो ये मसला है। अच्छा, इट कैन ऑल्सो हैम्पर नेविगेशन अप एंड डाउन रिवर। अब जब आप डैम्स बना लेते हो तो आप उसकी डायरेक्शन को चेंज करते हो। जब डायरेक्शन को चेंज करते हो तो जाहिर सी बात है जो नेचुरल सेटअप है उसमें थोड़ी बहुत तब्दीलियां आ जाती हैं। और जब तब्दीलियां आ जाती हैं और डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, तो फिर अर्थक्वेक के भी खतरे हो जाते हैं, और फ्लड्स वगैरह ये भी मसले मसाइल हो जाते हैं, फिर इरिगेशन के भी इशू हो जाते हैं। फिर फोर्थ क्या है, जियोथर्मल एनर्जी है। इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज।
इट इज बेसिकली हीट जनरेटेड फ्रॉम द अर्थ कोर। उस दिन मैंने आपको टाइप्स बताए थे ना, उसके लेयर्स बताए थे अर्थ के कि कितने लेयर्स हैं। तो कोर है, मेंटल है, एंड देन आपका क्रस्ट है। तो ये आपके तीन है। तो कोर बिल्कुल जो इनर इनर वाला जो पोर्शन होता है, उधर की जो हीट से फिर क्या होता है कि आपका हॉट वाटर होता है या स्टीम होता है, उस स्टीम से फिर आप टरबाइंस को रन करते हो, एंड देन वो टरबाइंस आगे फिर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीज बेनिफिट हासिल कर रही हैं वो है आइसलैंड, न्यूजीलैंड, कीनिया एंड फिलीपाइंस है। ठीक है। बाकी डिटेल्स हैं, इसकी डिटेल्स ये है कि रॉक्स है, रॉक में आपकी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वैसे ही होता है जब वो यानी कि कम होता है, पिघलता है या कम होता है, टूटता है, तो वो एक एनर्जी रिलीज करते हैं। उस एनर्जी रिलीज करने से फिर क्या होता है, हीट वाटर ऊपर हीट हो जाती है, रॉक्स हीट हो जाते हैं और वाटर ऊपर ले आते हैं सरफेस पे। अब वो फिर वाटर जब ऊपर आ जाते हैं तो या तो वो गर्म पानी होता है या वो स्टीम की शक्ल अख्तियार कर चुका होता है। तो वो आगे फिर टरबाइंस को हेल्प आउट करती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। ठीक है जी। इसके फायदे नुकसान, एक ये कि फायदा ये कि इट इज़ अ रिलायबल सोर्स ऑफ पावर, ग्रीन सोर्स है, एंड स्मॉल लैंड फुटप्रिंट आपको चाहिए, इतना आपको एरिया स्पेस नहीं चाहिए होता। और इट इज़ ऑल्सो यूजेबल फॉर लार्ज एंड स्मॉल स्केल इंस्टॉलेशन। यानी कि अब न्यूजीलैंड में देखें, मोस्टली उधर 50 अबव मोर देन 50% उधर इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन जो है वो इन टाइप से हो रही है। और इधर से आप यानी कि किसी गांव पूरे के लिए भी जनरेट कर सकते हो या मखसूस घरों के लिए भी कर सकते हो। अच्छा जी। नुकसान इसके क्या है कि लोकेशन डिपेंडेंट है, यानी कि हर जगह पे ये अवेलेबल नहीं है। और बड़ा नुकसान ये होता है कि आप अगर हर जगह से ये एक्सट्रैक्ट करना शुरू हो गए, तो जो मैंने आपको जैसे बताया कि जियोलॉजिकल इम्बैलेंसेस क्रिएट हो जाएंगे। जब आपके जियोलॉजिकल इम्बैलेंसेस क्रिएट हो जाएंगे तो आपके अर्थक्वेक और नेचुरल हैजर्ड्स के खदशात बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो और इसकी जो कॉस्ट है इनिशियल हाई कॉस्ट है, और सरफेस इंस्टेबिलिटी है। सरफेस इंस्टेबिलिटी उसी में आ जाता है कि आपकी जियोलॉजिकल इम्बैलेंसेस हो जाएंगे, तो उस वजह से आपके जो इश्यूज काज होंगे, ये आपका बड़ा नुकसान है इसमें।